हेलो दोस्तों, एजीएस ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो बीए का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुकुल, पाठशाला, टोल, मकतब और मदरसा एक ही वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए सेशन की ओर शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यानी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, ये एक प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है जो ऋषि मुनियों द्वारा चलाया जाता था। तो जैसे कि पता है, गुरुकुल शब्द का अर्थ गुरु यानी शिक्षक या मास्टर और कुल यानी परिवार या घर। इसका मतलब है कि गुरु अपने शिष्यों को परिवार की तरह मानते थे और परिवार जैसे ही उनके साथ व्यवहार करते थे। चलिए परिभाषा जानते हैं। गुरुकुल भारत की एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिष्य या छात्र को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना होता था, जब तक कि उनका शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। इसमें बताया गया है कि छात्र या फिर शिष्य जो होते थे वो गुरु के आश्रम में ही रहकर अपना शिक्षा जब तक कि पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वो आश्रम नहीं छोड़ सकते। और ये लगभग 25 वर्ष तक होता था। तो वो सब आगे देखेंगे। तो चलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो पहला, आवासीय व्यवस्था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये तो पता ही है, ऊपर में ही बता दी कि आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर गुरु शिष्य संबंध, गुरु के साथ संबंध भी होता था। परिवार जैसे समझता था गुरु और शिष्य के संबंध में। गुरु अपने शिष्य को पुत्र की तरह ही समझते थे। समग्र शिक्षा, केवल पुस्तक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। मतलब जैसे अभी के टाइम में किताबों का ज्ञान ज़्यादा और जीवन जीने की कला थोड़ा कम ध्यान देते हैं टीचर, लेकिन उस समय जीवन जीने के तौर तरीके भी सिखाए जाते थे। तो चरित्र निर्माण, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, सेवा, त्याग जैसे संस्करण दिए जाते थे। स्वावलंबन, इसका मतलब है कि शिष्य आश्रम के कार्यों में भाग लेते थे जिससे आत्मनिर्भरता आती थी। मतलब इसमें जिम्मेदारी का भी एहसास कराया गया है। प्रकृति के निकट, गुरुकुल आमतौर पर वनों या शांत स्थानों में स्थित होते थे। मतलब पेड़ के नीचे या फिर वन में शांत जगह में ही शिक्षा दिया जाता था। गुरु दक्षिणा, तो प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु दक्षिणा की भी परंपरा थी। इसमें कहा गया है कि गुरु दक्षिणा की परंपरा अस्तित्व में था। जब शिक्षा पूरी हो जाती तब यह परंपरा होता था जिसमें गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देना होता था। मतलब जब शिष्य अपना शिक्षा ग्रहण कर लेता है, पूरी कर लेता है, तब गुरु को कुछ भेंट स्वरूप कुछ देना होता था उनका ऋण चुकाने के लिए। तो आगे गुरुकुल में रहने की अवधि, इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कुल नहीं लिखा हुआ। तो वैदिक परंपरा के अनुसार जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता था, 18 से 12 वर्ष के बीच, तब गुरुकुल में प्रवेश होता था। और यह माँ बाप से दूर, मतलब घर से दूर गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होता था। तो गुरुकुल शिक्षा की विशेषताएं, इसमें गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, ये भी एक उनका क्रम था। और ब्रह्मचार्य, अनुशासन और सेवा की भावना, ये सेवा की भावना रखना होता था। वेद, विज्ञान, कला, शिक्षा, धर्म एवं नैतिक शिक्षा,
ये सब का विकास। फिर सादा जीवन, उच्च विचार और आत्मनिर्भरता। फिर प्रकृति के निकट रहना और सीखना प्रकृति के गुणों के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो उपनिषद में देख लेते हैं। उपनिषद 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें गुरु द्रोण का शिक्षा के बारे में पता चलता है। जैसे कि 5 पांडवों को ऐसी इन्होंने ही शिक्षा प्रदान किया था। फिर राम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी वशिष्ठ से, वशिष्ठ ऋषि से। फिर गुरुकुल का विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब विश्वविद्यालय थे। औपनिवेशिक युग में भारत की शिक्षा में अधिक गिरावट आई, जिससे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो गया और धीरे धीरे शिक्षा समाप्त होने लगा। आधुनिक काल में गुरुकुल। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद आधुनिक गुरुकुल के अग्रदूत थे। इन्होंने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल की और विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1948 ईस्वी में श्री धर्मजीवन दास स्वामी ने इसका अनुसरण किया और भारत के गुजरात राजकोट में स्वामी नारायण गुरुकुल की शुरुआत की। फिर 1990 ईस्वी में श्री आनंदमती जी ने आनंद मार्ग गुरुकुल की स्थापना की। इसका मुख्यालय आनंद नगर, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में है। तो निष्कर्ष में आते हैं। गुरुकुल शिक्षा भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की धरोहर है। फिर इसमें चरित्र निर्माण, अनुशासन, सादगी और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। विकसित रूप से में इसने विश्व को तक्षशिला, नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय दिए। आधुनिक युग में भी गुरुकुल शिक्षा के आदर्श प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। हमें गुरुकुल परंपरा के मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो प्राचीन शिक्षा संस्कृत भाषा में प्रचलित थी और ज़्यादातर कंठस्थ पर बल दिया जाता था। अब हमारा नया टॉपिक है पाठशाला। पाठशाला में औपचारिक शिक्षा दी जाती थी, जैसे ट्यूशन में। ये पेड़ के नीचे या फिर घर के बाहर पाठशाला का आयोजन होता था। पाठशाला में औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। और पाठशाला का शाब्दिक अर्थ होता है पाठ यानी अध्ययन और शाला यानी घर। इसकी परिभाषा जानते हैं। जीवन के सकारात्मक सोच व ज्ञान प्राप्ति का जो निर्मित केंद्र होता है वही पाठशाला है। पाठशाला के कई नाम हैं। पाठालय, विद्यालय, शाला या घर, स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, संगीत पाठशाला और अन्य कई पाठशाला आयोजित होते थे। तो पाठशाला को शिक्षा का भंडार कहा जाता था। पाठशाला की विशेषताएं। पाठशाला में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। पाठशाला में बच्चों को मौखिक शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। शिक्षा विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी। जो विद्वान थे उनके द्वारा चलाई जाती थी। और कक्षाएँ घर के बाहर होती थी या फिर पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता था। पाठशाला में बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। अब देखते हैं टॉल। टॉल को इंग्लिश में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी शिक्षा का लेन देन। इसकी सामान्य परिभाषा है कि टॉल में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा का दान करना होता था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को समाज में फैलाना, यानी कि जब शिष्य शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका जो विद्या है वो दूसरों को दान करे, यानी समाज के कल्याण करे। टॉल प्राचीन भारत के एक देशी संस्कृत विद्यालय थे। टॉल आचार्यों के घरों में आयोजित होती थी।
इसमें साहित्य, वेदांत, दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और टोल शिक्षा के प्राचीन केंद्र थे, जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर विद्यार्थी समाज और राष्ट्र की सेवा करते थे। शिक्षा का संचालन। प्राचीन हिंदू शिक्षा व्यवस्था के अध्यापक ही इन संस्कृत टोलों को अपने खर्चे से चलाते थे। मतलब जो पढ़ाते थे अध्यापक, वे ही अपने खर्चे से चलाते थे, या फिर वे स्थानीय जमींदार या फिर दाताओं से दान भी लेते थे और इन टोलों को चलाते थे। प्रवेश की प्रक्रिया। इसमें प्रवेश के लिए छात्रों का चुनाव होता था, क्योंकि इसमें छात्रों का पालन पोषण, खान पान, रहने खाने, वस्त्र आदि औपचारिक उपलब्ध कराते थे। मतलब खाने पीने की व्यवस्था थी, रहने खाने पीने की व्यवस्था थी। मतलब जो शिष्य थे वे फ्री में ही शिक्षा प्राप्त करते थे और ये आचार्य अपने खर्चे से चलाते थे। इसीलिए उन लोग चुनाव करते थे, शिष्यों का चुनाव करते थे, कौन ज्ञानी है कौन नहीं है, इसका चयन करते थे, फिर उन्हें प्रवेश मिलता था। तो विद्यादान परंपरा देख लेते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन के बाद प्रत्येक विद्यार्थी विद्यादान करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। फिर टोल में शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले विद्यार्थी ही अपने घर में ही टोल की स्थापना करते थे और फिर इस प्रकार वे शिक्षा को समाज में फैलाकर विद्या की इस पवित्र दान को आगे बढ़ाते थे। माने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहते थे, इसी तरह समाज में फैला दिए टोलों की शिक्षा को। दोस्तों, विद्या का दान ही सच्चा दान है, यही प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की पहचान थी। इन टोलों में ज़्यादातर ब्राह्मण के पुत्र को ही प्रवेश मिलता था। अन्य वर्गों के लिए प्रवेश मिलता था, लेकिन उन लोगों को अपने खर्चे से रहना पड़ता था। तो टोलों का संचालन प्राचीन हिंदू शिक्षा व्यवस्था के अध्यापक ही इन सांस्कृतिक टोलों को अपने खर्चे से चलाते थे। वे स्थानीय जमींदार एवं दाताओं से दान लेते थे। फिर विद्या दान परंपरा थी। शास्त्रों का अध्ययन के बाद विद्या का दान करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। टोल में शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले विद्यार्थी अपने घर में ही एक टोल की स्थापना करते। कुछ टोले अभी भी है जो सरकार के मासिक अनुदान से चलता है। वाराणसी, नदिया, नासिक में यह टोल है। निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। टोल प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा की मजबूत और समृद्ध परंपरा का प्रतीक थे। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और समाज कल्याण था। विद्यादान और गुरु शिष्य परंपरा ने समाज में ज्ञान का प्रसार किया। आज भी टोल हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। टोलों ने न केवल भारत की ज्ञान परंपरा को जीवित रखा, बल्कि समाज में ज्ञान, संस्कार और सदाचार के दीप को भी जलाए रखा। चलिए जानते हैं मकतबा शिक्षा प्रणाली, मकतबा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो मकतबा क्या है? मकतबा शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, अर्थात जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसी को कहा है मकतबा। तो मकतबा के कई नाम से जाना जाता है, जैसे मकतब सुल्तानी, मकतब महली, मकतब अलिया, मकतब निजामी, मकतब मुसलमानी और कई सारे नाम हैं। मकतब अरबी स्कूल या फिर मुस्लिम प्राथमिक विद्यालय थे। मुगल काल में प्राचीन पाठशाला की जगह मकतबों की स्थापना हुई और कई राजाओं ने भी इसे प्रोत्साहन दिया। बच्चों को मकतबा में प्रवेश कराने के लिए बिस्मिल्लाह रस्म का आयोजन होता था, जिसमें बच्चों को मकतबा में प्रवेश कराया जाता था। तब उनका उम्र 4 वर्ष
4 महीना 4 दिन का समय होने पर ये रस्म किया जाता था। तो 20वीं सदी में लड़कों को खासकर कुरान की शिक्षा दी जाती थी और मकतबा में बालकों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। लिपि का ज्ञान होने के बाद कलमा और कुरान की आयतें कंठस्थ कराया जाता था। फिर उच्चारण की शुद्धता और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अरबी फारसी भाषा के साथ व्याकरण का भी ज्ञान कराया जाता था। मकतबा क्या था? मकतबा अरबी स्कूल या मुस्लिम प्राथमिक विद्यालय थे। बालकों को अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत करने के तौर तरीके के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। पैगंबरों और फकीरों की कहानियाँ सुनाया जाता था। शहजादों और लड़कियों की शिक्षा घर में होती थी और मकतबा को कई नामों से भी जाना जाता था। मकतब सुल्तानी, मकतब औलिया, मकतब मुसलमानी, मकतब मोहली, मकतब निजामी आदि। और रटने पर विशेष जोर दिया जाता था। इसमें गिनती और पहाड़ों को जोर जोर से कंठस्थ कराया जाता था, वो भी सामूहिक रूप से। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मदरसा शिक्षा प्रणाली, मदरसा एजुकेशन सिस्टम। तो परिचय में देख लेते हैं। मदरसा एक पारंपरिक इस्लामी शिक्षण संस्था है जहाँ कुरान, हदीस और अरबी भाषा सहित अन्य इस्लामी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मदरसों की शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा में मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ भाषण देना अर्थात व्याख्यान दिया जाता था। मदरसा में बड़े बड़े पुस्तकालय और छात्रावास थे। और ये जो मदरसा शिक्षा थी, ये वहाँ के लोग ही इन मदरसों की शिक्षा को चलाते थे और नियुक्ति भी शासकों द्वारा किया जाता था। मदरसा में धार्मिक और लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा में कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून, इस्लामी इतिहास, सूफी मत के सिद्धांत, ये सब हैं जो मदरसा में प्रचलित थे। तो मदरसा शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा दोनों दी जाती है। लौकिक शिक्षा में अरबी भाषा, फारसी भाषा, साहित्य, गणित, व्याकरण, दर्शन, भूगोल, इतिहास, कृषि, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि के बारे में भी ज्ञान कराया जाता था। फिर मदरसा में मौखिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ किसी टॉपिक पर मतलब व्याख्यान दिया जाता था। इसमें व्याकरण हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें, मतलब किसी टॉपिक को विस्तार से समझाया जाता था। धर्म, दर्शन, फिर तर्कशास्त्र, गणित आदि विषयों पर पाठन में तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। फिर हस्तकला, संगीत को प्रयोग विधि द्वारा समझाया जाता, प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता था या समझाया जाता था, बजाया भी जाता होगा शायद। शिक्षा अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता था और वाद विवाद भी कराया जाता था। एक पॉइंट और है इसमें कि सरकारी नौकरी के लिए फारसी भाषा के ज्ञान होना आवश्यक माना जाता था उस समय। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भाषा को महत्व दिया जाता था। अकबर ने हिंदी और औरंगजेब ने उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया। मदरसा की शिक्षा मस्जिदों में आयोजित होती थी। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इसमें। मदरसा शिक्षा प्रणाली में उपाधियाँ भी दिया जाता था एजुकेशन में, और जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है पढ़ाई में, उन लोगों के लिए कई उपाधियाँ भी दी जाती थी, जिसमें प्रमुख है कि काबिल साहित्य के छात्रों को जो साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभा दिखाते हैं, और अलीम जो धार्मिक के छात्रों को दिया जाता था, जो धार्मिक कार्य या फिर गतिविधि में दिया जाता था। और फजल की उपाधि
तर्क और दर्शन के छात्रों को दी जाती थी। चलिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मदरसा शिक्षा प्रणाली मध्यकालीन भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। यहाँ धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मदरसा में अनुशासन, नैतिकता, तर्क शक्ति और व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल दिया जाता था। फिर उपाधियाँ दी जाती थी, अधिक प्रतिभा दिखाने वाले या फिर योग्यता और ज्ञान का प्रमाण मानी जाती थी। मदरसा शिक्षा में अन्य हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं, साहित्य, विज्ञान और कला के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो चलिए इस अध्याय को देर न करते हुए चलिए समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।